वो जंग अर्बन वॉरफेयर, शहरों में लड़ी जा रही है। वहां बड़े बड़े यूक्रेनियन शहर खंडर बन गए और गली गली लड़ाई हो रही है। इंडियंस को भी मालूम है, उनकी स्ट्रैटेजी भी यही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान के शहरों में दाखिल हो जाना है, ताकि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना कर सके। जाहिर अपने शहरों पे तो हम नहीं करेंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का कॉन्सेप्ट ये था कि जब इंडियंस के इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप फॉर्मेशंस बना चुके हों, जब वो सरहद के पार वो जमा हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करके जय उनको हिंद वहीं दोस्तों, डिस्ट्रॉय स्वागत है कर। आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो हम ट्विटर शायद ट्विटर स्पेस की है, इसमें वीडियो नहीं है, बस ऑडियो है। और जाहिद हमीद का जिस तरह से दोस्तों अब इंडियन आर्मी अपनी ताकत को आए दिन बढ़ा रही है और जिस तरह इंडियन आर्मी नए नए हथियार खरीद रही है, तो दोस्तों इससे पाकिस्तान को डर का माहौल सता रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान की अब हालात पतली हो गई है और दूसरी तरफ लोगों में पाकिस्तानी आर्मी को लेकर भी तनाव है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जिस तरह इमरान खान अपने ही लोगों से नारेबाजी करवा रहा है, तो दोस्तों अब पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भारत का डर सताने लगा। और देखिए जाहिद हमीद किस तरह से कह रहा है कि इंडिया अब जो रशिया और यूक्रेन में वॉर है उसको भी करीब से देख रहा है और इंडिया के पास भी 70% से ज़्यादा रशियन वेपन है और उन्हीं की सबकी परफॉर्म भी इंडिया बारीकी से देख रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर अंदर इंडिया का ताबड़तोड़ सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर हद से ज़्यादा मिसाइलों से हमारे पाकिस्तान में अटैक करेगा और इंडियन आर्मी पाकिस्तान के 40 किलोमीटर अंदर तक आ जाएगी। और यहाँ आने के बाद हमारे को ब्लैकमेल किया जाएगा और जब उसके बाद हमारे न्यूक्लियर बम भी हमसे छीन लिए जाएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें आए रोज होती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ऑडियो है। दोस्तों इसका वीडियो नहीं मिला था, शायद ये ट्विटर स्पेस का ही है। तो दोस्तों चलिए हम आपको यह ऑडियो सुनाते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो भारतीय और इंडियन आर्मी के बारे में बताई गई है, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। 30-35 हजार की पाकिस्तानी फौज नरगे में आई हुई घेरे में, इंडियंस ने तसल्ली से टाइम लिया और फिर बॉर्डर्स ब्रीच किए। अब 2.5 साल हो गए तकरीबन जब से कश्मीर इन्होंने एनेक्स किया, बालाकोट के वाक़े के बाद से। बालाकोट पहले फिर कश्मीर, उसके बाद से इनकी जो जंगी तैयारियां जिसमें इन्होंने राफेल भी लिए हैं, S-400 भी लिए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके जो अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो ड्रोन, जो इन्होंने लॉटरिंग एमुनेशन, जो सैटेलाइट्स इन्होंने एक्टिवेट किए हैं, जो इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन की है, जो अमेरिका के साथ की है इन्होंने, जो ये नेटो और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस एपरेटस इन सारे मुल्कों का, ये जो क्वाड में चले गए हैं, ये 4 मुल्कों का जो एशिया पैसिफिक अलायंस इन्होंने बनाया, एशियन नेटो जिसे कहते हैं ये, तो वो सारे रिसोर्सेज उन वेस्टर्न पावर्स के अब इंडिया के डिस्पोजल पे है। सो दे आर कॉन्फिडेंट नाउ। तो अब होगा क्या, तो सिनारियो जो बिल्ड हो रहा है कि एक तरफ ये बीजेपी अपनी हुकूमतें बनाती चली जाएगी इंडिया के अंदर, उसको बनाने के लिए इनको वहां इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी है, उसके लिए क्राइसिस खड़ा करना है। जो एक क्राइसिस खड़ा हो गया, ये टेलर मास्टर जो कत्ल हुआ है, ये मामला अब दबेगा नहीं। इसको बुनियाद बनाकर ये पूरे हिंदुस्तान में मदारिस पर हमले करेंगे, तलबा को इंटेरोगेट करेंगे, मदरसों के अंदर इस्लामी निसाब खत्म करेंगे, फिर मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, झड़पें होंगी, उसमें इनको मारा जाएगा। एक जानब अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर देंगे आर्मी में कि 6-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको वापस आप या आर्मी में रखें या उनको वापस भेज दें। सो वी आर हेडिंग इनटू द परफेक्ट स्टॉर्म एज दे सेड। किसी भी लम्हे इंडियंस बॉर्डर ब्रीच करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, और ये आगाज होगा गजवा हिंद का। और इसीलिए हम ये सेशन आज कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ गजवा हिंद, ये पूरा बैकग्राउंड हमने आपको दे दिया। इस वक्त एज वी स्पीक इंडियन डिप्लॉयमेंट तैयार है, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर है, उनकी तमाम माउंटेन डिविजन्स अपनी जगह प्लेस हो चुकी हैं। दे आर ओनली वेटिंग फॉर अ सिग्नल टू मूव इन। उसके लिए उनको कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहिए, या उनको इसराइल अमेरिका से कोई सिग्नल चाहिए, या पाकिस्तान के अंदर एनफ एनार्की चाहिए, उनको पॉलिटिकल फसाद इतना हो जाए कि पाकिस्तान हेडलेस हो, हुकूमत ही ना हो। दे नीड एन एक्सक्यूज नाउ ओनली। तो इस सिनारियो, इस बैकग्राउंड के साथ अब हम आपको लेके चलेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त कुछ करना नहीं चाहती पाकिस्तान में। आर्मी इज ऑलरेडी इतनी बदनाम की जा चुकी है अपनी हरकतों की वजह से, कुछ गलतियों कोताहियों की वजह से, और उसकी तवज्जो इतनी है इस वक्त इंटरनल इश्यूज के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी पे, इंटरनल पॉलिटिक्स पे, कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेट हमारे पास खास तौर पर हमारे ईस्टर्न विंग से आ रहा है, खास तौर पर मशरक की जानिब से जो थ्रेट आ रहा है, इस वक्त इसकी जानिब पाकिस्तान की रियासत की तवज्जो नहीं है। लिहाजा ये जिम्मेदारी फिर पाकिस्तानी कौम की बनती है, क्योंकि पहला ब्रंट इन्हीं को फेस करना पड़ेगा, पहला थ्रेट इन्हीं पर आएगा, पहले अटैक इन्हीं पर आएंगे। और इंडिया इस वक्त बहुत गौर से
यूक्रेन की जंग को स्टडी कर, एक एक स्ट्रेटेजी जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की है, क्योंकि एक तरफ ये कि जो सारा रशियन इक्विपमेंट है जो रशियन इस्तेमाल कर रहा है, जो परफॉर्मेंस है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो टैंक्स हैं, इंडियन आर्मी का 80% इक्विपमेंट भी रशियन है। तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रशियन इक्विपमेंट बैटल में कैसा परफॉर्म करता है। दूसरा, वो जंग अर्बन वॉरफेयर, शहरों में लड़ी जा रही है, वहां बड़े बड़े यूक्रेनियन शहर खंडर बन गए और गली गली लड़ाई हो रही है। इंडियंस को भी मालूम है, उनकी स्ट्रैटेजी भी यही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान के शहरों में दाखिल हो जाना है, ताकि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना कर सके। जाहिर अपने शहरों पे तो हम नहीं करेंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का कॉन्सेप्ट ये था कि जब इंडियंस के इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप फॉर्मेशंस बना चुके हों, जब वो सरहद के पार वो जमा हो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए इंडियंस ने कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन निकाली थी। मकसद था कि बगैर वार्निंग के पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। और अब इन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप से बढ़कर भी पूरी इंडिपेंडेंट थिएटर कमांड्स बना दी हैं, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारी फोर्सेस इकट्ठी होंगी एक कॉमन सिनर्जी के साथ। ये एक पूरी थिएटर वॉर्स करेंगे ये, और एक नहीं करेंगे। अगेन यूक्रेन की तरह आपने देखा कि साउथ में डॉनबास से लेके, साउथ में क्राइमिया से लेके कीव तक तकरीबन 14, 15, 16, 1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का फ्रंट बना है वहां पे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि साउथ में राजस्थान से लेकर, साउथ में थर और सिंध से लेकर ये सियाचिन तक प्रैक्टिकली ये 1400-1500 किलोमीटर का ये फ्रंट खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस थिन आउट हो जाए, एक जगह पे कंसंट्रेटेड डिफेंस ना कर सकें। तो दिस इज देयर स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज और दूसरी जानिब यूक्रेन, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो तनासुब है साइज का, यानी और जो उनकी आर्मीज का, वो तकरीबन यूक्रेन और रशिया के जैसे ही है। यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस, यूक्रेन की हुकूमत, उनकी सियासत, हालांकि डिप्लॉय कर रहा था रशिया ने भी साल अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, वहां पर इक्विपमेंट जमा किया है, फोर्सेस को लेकर आया, थ्रेट किया। यूक्रेनियंस पार्टी करते रहे, वहां पर यही माइंडसेट था कि जी रशिया हमला कर ही नहीं सकता, नेटो बचा लेगा, ये सब ब्लफ है, सेबर रैटलिंग हो रही है, जरूरत ही नहीं करेगा पुतिन इतने बड़े यूरोपियन मुल्क पे हमला करने की, कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली वही अल्फाज जो आज आपको पाकिस्तान में सुनने को मिलते हैं। जिससे बात करो एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी, यानी यहां तक मैंने सुना बाज लोगों को जो कि सपोज टू बी डिफेंस एनालिस्ट हैं या थिंक टैंक्स में है, कि ठीक है इंडिया बड़ी जंगी तैयारियां कर रहा है, लेकिन वो चाइना के खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं। किस किस्म का उल्लू का पट्टा ये बात करेगा, किस किस्म का इंसेन माइंडसेट है। चाइना के खिलाफ तो उन्होंने सिर्फ एक जंग लड़ी है 62 में, वो भी मार खाई है सिर्फ अपनी जमीन पे। चाइना में तो वो गए ही नहीं कभी, ऑफेंसिव ऑपरेशन तो उन्होंने कभी चाइना के खिलाफ किया ही नहीं। ऑफेंसिव ऑपरेशन उन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ किए। चाइना के साथ वो शदीद खौफजदा और डिस्पैरिटी और उनको एक कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान के मामले में थोड़ा वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं एरोगेंस की वजह से कि जी पाकिस्तान को हमने तोड़ा है 71 में, लिहाजा अब हम दोबारा उसको उसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड देयर स्ट्रैटेजी इज कि हम 40-50 किलोमीटर पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, जिस तरीके से रशियन आर्मी यूक्रेन में दाखिल हुई है। हम एक पूरा इनक्लेव काट के अलग कर लें, जैसे यूक्रेन में किया है रशियन आर्मी ने, और उसके बाद पाकिस्तान को आप घुटनों पर ले आए। फिर आप पाकिस्तान को मजबूर करें सरेंडर पे और नेगोशिएशंस पे कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी कंसीड करे, अपने इलाके इनके हवाले कर दे, अपने एटमी हथियार सरेंडर कर दे, वगैरह वगैरह। यानी देन द नेगोशिएशंस विल बिगिन। तो फर्स्ट फेज उनके जहन में यही है कि हम पाकिस्तानी डिफेंसेस को ब्रीच करते हुए 40-50 किलोमीटर, और जाहिर है हमारा पूरा ईस्टर्न पंजाब, यानी पूरा हमारा जो मशरक़ी पंजाब है, वो लाहौर हो, सियालकोट हो, जितने बड़े बड़े शहर हमारे, जीटी रोड हमारी सारी, दर्जनों मकामात ऐसे हैं, हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, मेगा मेट्रोपोलिस है, शहर है। लाहौर तो बिल्कुल बॉर्डर पे बैठा हुआ है, 2-2 करोड़ की आबादी के शहर हैं ये। सो दे प्लान टू कैप्चर दोज रिजर्व्स ऑल्सो। उसके साथ साथ वो हमारे साउथ पाकिस्तान में जो हमारी नेशनल हाईवे है, उसको कैप्चर रोकने काटने की कोशिश करेंगे। दे वांट टू कट पाकिस्तान इनटू 2 और 3 पार्ट्स, कि किस तरीके से हम अंदर दाखिल होकर हमारे आर्मर्ड डिवीजन पाकिस्तान आर्मी की जो जीटी रोड है उसे हम काट दें। इसीलिए मोटरवे बनाई गई थी। मोटरवे का मकसद ही यही था कि अल्लाह ना करे आने वाली किसी जंग में अगर हमारी जीटी रोड के ऊपर थ्रेट होता है तो फिर हमारी ट्रांसपोर्टेशन पीछे मोटरवे से होगी। और आज के दिन आपको नजर आएगा उसका इस्तेमाल मोटरवे का। अगर इस किस्म की कोई जंग होती है तो ट्रैफिक जीटी रोड से हट के मोटरवे की तरफ आ जाएगा। सो ये सिनारियो है। दिस विल बी द फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटे के अंदर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का जो रिस्पॉन्स है
वो इतना ज्यादा नहीं होगा। वी शुड नो दिस, क्योंकि अगर उन्होंने एक, आपको याद है बालाकोट में उन्होंने हम पर हमला किया, बालाकोट में हमला करके वो चले गए, पूरे मुल्क में शोर मच गया कि दुश्मन आया, बमबारी की, चला गया, दरख्त मारे, कौवा मारा, वोटेवर, लेकिन हम उसका आना बताते खुद हमारी रुसवाई थी। पूरा मुल्क चीख रहा था कि फौज क्या कर रही है। तो अगले दिन फिर एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, रिस्पॉन्स बिल्ड करने में, अनलेस एंड अनटिल आप पहले से तैयार हो कि जो ही वो आएगा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा। पाकिस्तानी कौम के इस वक्त हमारी सियासत, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी अदलिया, हमारी फौज, इसकी तवज्जो इंडिया से जंग करने की जानिब नहीं है। सो दिस टाइम वी विल बी सरप्राइज्ड। वो जो 65 में आप पढ़ते हैं ना, 65 की जब आप तारीख पढ़ें तो आप पढ़ते हैं कि जी भारत ने अचानक सियालकोट पे, लाहौर पे हमला कर दिया। अब सवाल करें ना, अचानक कैसे हमला कर दिया? क्या उस वक्त फौज और हमारी सारे इदारे और हमारी सारी रियासत, हुकूमत किधर थी? हमें पता नहीं था कि इंडिया जो है सियालकोट पे और लाहौर पे हमला कर दे आ रहा? हम क्यों तैयार नहीं थे? अचानक कैसे हमला कर दिया? यही बात है कि नजर आ रहा होता है आपको कि दुश्मन क्या करने जा रहा है, रियासत कैजुअल हो जाती है, उसकी तवज्जो किसी और तरफ होती है, जैसे आज है। तो अब की दफा भी दुश्मन अचानक हमला करेगा, वरना अगर हम तैयार होते तो अब तक हमें इनके तमाम इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को, कि जो सरहद के परली तरफ फॉर्मेशंस में तैयार बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी आर्मर्ड ब्रिगेड्स और अपनी एयरबॉर्न ट्रूप्स और अपने माउंटेन डिविजन्स जमा करके बैठे हुए हैं, अब तक हमें उनको उड़ा देना चाहिए था। वी शुड हैव डिस्ट्रॉयड देम टोटली। अब तक हम उन पर प्रीएम्प्ट करके, हमला करके उनको तबाह कर देते। वी नो देम दैट दे आर कमिंग एंड स्टिल वी आर वेटिंग। और जब आप वेटिंग गेम खेलते हैं, फिर इनिशिएटिव दुश्मन के पास होता है। वो अपनी मर्जी से टाइम एंड स्पेस सेलेक्ट करता है, टाइम एंड प्लेस वो सेलेक्ट करेगा, राइट टू चूज उसके पास है, फिर वो आपको पहले हिट करेगा। सो और उसमें रशियन स्ट्रैटेजी क्या थी? उसमें रशियंस ने एक बहुत बड़ा फ्रंट बनाया, यानी कीव से, अगर नक्शा उठा के देखें तो कीव बिल्कुल उनके नॉर्थ में और डोनबास और क्राइमिया बिल्कुल साउथ में, ये पूरे एक्सेस के ऊपर रशियंस ने डिप्लॉयमेंट करके पहला अटैक जो किया वो मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से किया। द इनिशियल ओपनिंग बैराजेस वर मिसाइल अटैक्स। उनके जो सैकड़ों की तादाद में क्रूज मिसाइल्स और उनके मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्रिसिशन टारगेट्स को हिट किया उन्होंने। यूक्रेनियन आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को मारा, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को तबाह किया, उनके टेलीफोन एक्सचेंजेस, उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके टेलीविजन स्टेशन, उनकी तमाम, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इनकी सप्लाई लाइन, उनके एमुनिशन डंप्स, वो तमाम स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस के, उनके फ्यूल डिपोज, वो तमाम जगहें जिसको एक दफ़ा आप डिस्ट्रॉय कर दें अगर, तो डिफेंडिंग आर्मी की मिलिट्री कैपेसिटी बुरी तरह से मुतासर हो जाती है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, फ्यूल डिपो, सप्लाई रूम, उनके कम्युनिकेशन, उनके बेसिस, उनके ब्रिजेस, दिस इज हाउ द रशियंस ओपन द अटैक। और हमेशा ये होता है कि जब अटैक होता है पहले 2 घंटे में, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद, डिपेंडिंग ऑन किस स्केल पर आप कर रहे हैं, जब पहले बैराजेस खत्म होते हैं उसमें हजारों की तादाद में मिसाइल्स और रॉकेट्स आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। इसमें दोस्तों जाहिद हमीद का यही कहना है कि पाकिस्तान में अब कोई भी लोग पाकिस्तान को लेकर सीरियस नहीं है। उधर सत्ता के लिए हर कोई अपना अपना हित देख रहा है और अपनी अपनी भागादौड़ में जुटा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी पर जिस तरह का इमरान खान ने जो माहौल क्रिएट किया है, उसके बाद अब बाजवा की भी कार्यकाल पूरा होने वाला है और बाजवा भी अपने कागज सफ़ेद करने में जुटा हुआ है, ताकि यहाँ से हटने के बाद उन पर किसी भी तरह के सवाल ना उठाए जाए। तो जाहिद हमीद यही कह रहा है कि हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और दूसरी तरफ भारत जंग की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय आर्मी अपनी बस सैन्य ताकत जिस तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए बढ़ा रही है, पाकिस्तान तो इंडियन आर्मी के लिए कोई मसला भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इसका डर सता रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।